अभी हाल फिलहाल में नाइजीरिया में बाढ़ आई हुई है जो एक वैश्विक समस्या है। अब बाढ़ सिर्फ नाइजीरिया तक ही सीमित नहीं है, ये कमोबेश लगभग हर देश में आती है, चाहे वो यूएस हो चाहे अपना भारत। और भारत में ये काफी कॉमन है। अगर आप देखेंगे कि गंगा का मैदान या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान, चाहे महाराष्ट्र चाहे मध्य प्रदेश, बम्बई, तमिलनाडु, केरला, हर जगह बाढ़ आती है। लोगों का जो जनजीवन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बहुत ज्यादा संसाधन व्यय हो जाता है सिर्फ बाढ़ से निपटने के लिए। और अगर आप देखेंगे कि बाढ़ में कितना खर्चा होता है तो आपने सुना ही होगा कि अभी हाल फिलहाल बिहार को सिर्फ 1 साल के फ्लड रिलीफ पैकेज के तौर पे लगभग 12,000 करोड़ रुपए दिए गए बजट में। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार या फिर कोई भी एक संस्था इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। बाढ़ इस वजह से आ रही है जिस तरह से हम लोगों का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और जितना भी इन्वायरमेंट का इनस्टेबिलिटी है वो बढ़ रहा है। उससे होता क्या है कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी है बाढ़ आने की या फिर एक्सेसिव हीट होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। बाढ़ साल में एक बार आती है या एक जगह आती है, वो 2 जगह आने लगती है, 2 बार आने लगती है। ये काफी तकलीफ देह हो जाएगा तब जब हम 10 साल या 20 साल के बाद देखेंगे कि अंडमान या फिर पोर्ट ब्लेयर और भारत के ही कई सारे कोस्टल इलाके डूब गए होंगे। ऐसा कई सारी इंस्टीट्यूट के रिसर्च ने बताया है कि लगभग 2050 तक भारत के कई सारे कोस्टल एरिया और द्वीप डूब गए होंगे। अब ऐसे में इतनी भयावह समस्या होने के बावजूद भी किसी को ये पता नहीं है या किसी को ये बताया नहीं जा रहा है कि इसको किस तरह से डील करना है। मतलब कि हम पेड़ लगा करके अपने जनजीवन को काफी बेहतर बना सकते हैं। वनों का संरक्षण करके, बांध को अच्छे तरह से बना के और नदियों की टाइम से सफाई करके हम काफी अच्छा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि बाढ़ काफी कम से कम आए और इससे इन्वायरमेंट का जो इंस्टेबिलिटी है वो भी काफी कम हो जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, ना ही आपको बताया जाएगा। कहीं से भी आपको सुनने को मिलेगा कि बाढ़ एक ग्लोबल इशू हो सकता है या फिर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि भारत के कई सारे हिस्से डूब जाएंगे। क्योंकि अगर बाढ़ आएगी बिहार में तो उससे सीधा फायदा किसको होगा? ऐसे लोगों को जो पावर में बैठे हैं, क्योंकि उनको एक फ्लड रिलीफ पैकेज मिल जाएगा सेंटर से। वो भी तब जब उनकी एक गठबंधन की सरकार होगी, वरना तो ठेंगा नहीं मिलेगा सबको। इसी वजह से किसी को ये बताया नहीं जाता है कि आपके पास जो समस्या है उसको किस तरह से हल करना है और न ही लोगों में इस चीज के लिए जागरूकता है। क्योंकि अगर आप बिहार जैसे बुरे इलाके में जाएंगे, अगर आप बिहार जैसे पिछड़े इलाके में जाएंगे तो देखेंगे कि सरकार सिर्फ 6 महीने ही डेवलपमेंट का काम करती है और 6 महीने बाढ़ राहत शिविर चल रहा होता है। एटलीस्ट 4 महीने तो हर साल चलता ही है कमोबेश। अब हर साल मानसून आती है, बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं उसको, और बिहार, आधा बिहार, ब्रह्मपुत्र का, असम का इलाका, तमिलनाडु, केरल का इलाका डूबा हुआ होता है और सरकार को इसकी वजह से काफी नुकसान होता है। लेकिन सरकार इसके लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाती या उठाना नहीं चाहती है, बस इसलिए क्योंकि उनको एक फ्लड रिलीफ पैकेज मिलता रहे और लोगों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनको एक इंश्योरेंस बीमा दे दी जाती है उनके फसलों के लिए, और जिनका नुकसान होता है वो तो उनका होता है, उससे आपको क्या लेना देना है, ऐसा सोचते हैं लगभग सारे लोग तब तक जब तक कि ये आपके साथ घटित न हो जाए। इसलिए हमारे विचार में सब लोगों को इसके लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए। वनों की संरक्षण करनी चाहिए, कम से कम ईंधन इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम बिजली इस्तेमाल करना चाहिए और जितना हो सके पर्यावरण की जो स्टेबिलिटी है उसको बनाने में हम लोगों को योगदान देना चाहिए। और सरकार अपनी जगह पे है, उसको हम हर बार दोषी नहीं कह सकते क्योंकि हम भी उतने ही दोषी हैं जितनी की सरकार, क्योंकि सरकार चुनने का मौका हर बार हम लोगों को मिलता है और हमको वो मौका अच्छे से निभाना चाहिए। आप भी बताइए कि क्या आप कभी बाढ़ में रहे हैं, कभी बाढ़ में आप पीड़ित हुए हैं, और अगर हुए हैं तो आपने क्या कदम उठाए और कैसे आप उससे बच पाए, कैसे आप उससे निपटे। थैंक यू।